कमिश्नर ई कॉन्क्लेव में अब यह आखिरी पड़ाव है जिसमें अब तक हम 18 मंडल के कमिश्नर्स के साथ हमारी बातचीत लगातार हो रही है और तमाम जगहों के मंडलायुक्त हमारे साथ बैठे जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई की जमीनी हकीकत लगातार हमें बता रहे हैं। जी अनुपम, और इस कॉन्क्लेव के जरिए हमारी कोशिश है लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने की कि उन्हें अगर जरूरत पड़े तो इलाज की, मेडिकल सुविधाओं की, तो बिना परेशान हुए किस दरवाजे को खटखटाएं। साथ ही तीसरी वेव की जो बात कही जा रही है उसकी तैयारी में हम कहां खड़े हैं। बिल्कुल मेनका, सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना पर जिस तरीके से अलग अलग जगहों के कमिश्नर जुड़ रहे हैं वो इन तमाम चीजों को हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं और इस आखिरी पड़ाव में हम सबसे प्रभावित मंडलों में से एक है कानपुर मंडल, उसकी तरफ रुख करेंगे और उनसे चीजों को समझेंगे कि आखिर किस तरीके से वहां पर स्थितियों को कंट्रोल में किया गया। कानपुर के मंडलायुक्त राजशेखर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजशेखर जी, न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने शुरुआती तौर से ही लगातार अधिकारियों के साथ, अपने अधीनस्थों के साथ संवाद बना के रखा, कोविड मरीजों के लिए हेल्पलाइन जारी की, साथ ही साथ ओवरबिलिंग हेल्पलाइन आपने जारी की और अब जाकर के कानपुर और इस पूरे मंडल में कोविड के केसेस को कंट्रोल किया। तो स्ट्रेटजी क्या रही है शुरुआत से? देखिए, सर्वप्रथम मैं जितने भी दर्शक है मैं न्यूज़ 18 के, मैं सभी को स्वागत करता हूं। जी फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त लौटेंगे हम अपने ई कॉन्क्लेव पर और ये तस्वीर भी लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। आप जिस बात का जिक्र कर रही हैं, यहां पर मैं बताऊं कि अगर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जब कोविड के केसेस लगातार आ रहे थे और उस वक्त पीक पर लगातार संक्रमण था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार तमाम जिलों में जा रहे थे। राजशेखर जी बने हुए हमारे साथ। राजशेखर जी, जिन बातों को आप बताने की कोशिश कर रहे हैं इसमें हमें यह भी बताइएगा जरूर आप कि जो प्रयास आपने किए उसके बाद आगे आप किस तरीके से आप प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए, जो फर्स्ट वेव कोरोना का आया था उस टाइम में आप जानते हैं कि कानपुर नगर पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे घनी आबादी वाला और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला शहर है और यहाँ पे इंडस्ट्री होने की वजह से, बड़े बड़े बिजनेस हाउस होने की वजह से यहाँ पे के जो घनत्व है आबादी का वो ज़्यादा है। तो इसलिए जब संक्रमण होता है तो उसका ज़्यादा खतरा बना हुआ रहता है कि यहाँ फैलने का भी और वो आउट ऑफ कंट्रोल होने का भी। तो जो फर्स्ट वेव था उसको देखते हुए जो चीज़ें प्रशासन ने सीखा और सेकेंड वेव में उसको बेहतर तरीके से ग्राउंड लेवल पर क्रियान्वयन करने की कोशिश की। इसमें दो चीज़ें हैं कि जो भारत सरकार के गाइडलाइन समय समय पे मिलते रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश शासन के उसके फॉलोअप में गाइडलाइन जारी होते रहे हैं और जो साप्ताहिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो समीक्षा की जाती थी उसमें जो हम लोगों को चीज़ें डायरेक्शन दी जाती थी, उसी के क्रम में यहाँ पे जो है ग्राउंड लेवल पे कार्रवाई की गई है। अगर आप देखेंगे तो जो 3 स्ट्रेटजी जो कानपुर नगर में और कानपुर मंडल में जो है लागू किया गया है, हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट ये किया कि जो हमारा ICCC है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इसको हम लोगों ने सेंट्रल पॉइंट, नोडल पॉइंट बनाया है। वहीं से हर गतिविधि को हम लोग मॉनिटरिंग करते थे क्योंकि इसमें इतने सारे चीज़ें इन्वॉल्व रहते हैं, डिपार्टमेंट्स और इसमें अधिकारी, ताकि एक उनका बेहतर समन्वय बनना और एक सेंटर पॉइंट जहाँ पे कि हम सूचना एकत्रित करते रहे प्लस सूचना डिसिमिनेट भी करें और हमें शासन को भी सूचना भेजे और जितने भी यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम्स है, लेबोरेटरीज है, टेस्टिंग और जितने भी फील्ड हमारे अधिकारी हैं, सबसे एक समन्वय बनाने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल राजशेखर जी, कई मोर्चों पे मैंने ये भी देखा है कि आपने तमाम अधिकारियों ने जो जानकारियां दी उनको क्रॉस चेक करने के लिए बहुत सारे लोगों को खुद फोन किया और उनसे जाना कि बताइए आपको वाकई में ये दवाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। साथ ही साथ ओवर बिलिंग को लेकर के आपने हेल्पलाइन जारी की, ऑक्सीजन को लेकर के कंट्रोल रूम बनाया ताकि लोगों को सही समय पर सही व्यवस्था के साथ दवाइयां, ऑक्सीजन और बेड मिल सके। ये बिल्कुल सही है कि देखिए, जब ग्राउंड लेवल पे हम लोग क्रॉस चेकिंग करते हैं तो या जो लाभार्थी है, चाहे पेशेंट है या उनके परिवार वाले, उनसे जब हम सीधा बात करते हैं तो हमें हकीकत समझ में आ जाता है कि अगर कोई कमी है, कोई गड़बड़ी है तो हमें समझ में इमीडिएटली पकड़ में आ जाता है, तो हम उसको सुधारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं उस चीज़ों पर। तो ये स्ट्रैटेजी हम लोगों ने अपनाया है। और दूसरा ये था कि एक यहाँ पर जब पीक में था सेकेंड वेव, तो जो हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल 22 जो एम्पैनल किए गए थे उसमें से जो बहुत सारे जगह पे शिकायत आ रही थी कि ओवर बिलिंग का, कि वो पेशेंट से ज़्यादा जो है चार्ज कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एक जो है ओवर बिलिंग हेल्पलाइन एक खोली गई थी मंडल स्तर पर। उसमें हमें अब तक 217 कंप्लेंट्स आए थे। उसमें से 17 कंप्लेंट जो है वो सही पाए गए थे और उनमें से
2 पे एफआईआर भी हो चुका है, कहीं में रिकवरी भी हो चुकी है और बहुत सारे 4.5-5 लाख के आसपास हम लोगों ने जो पेशेंट थे उनके परिवारों को रीएम्बर्स भी जो है उस बिल्कुल राजशेखर जी, शुरू में वक्त की जरूरत थी कि बड़ी संख्या में हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि दूसरी लहर में मामले बहुत तेजी से बढ़े थे और यही वजह कि कानपुर में भी बड़ी संख्या में हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल में बदला गया। बाद में जब हॉस्पिटल्स की ओर से लापरवाही हुई तो आपने एक्शन भी लिया और बहुत फायदा इस हेल्पलाइन नंबर का भी रहा कि आपको फीडबैक मिला, फिर आपने एक्शन लिया। अगर मौजूदा स्थिति की हम बात करें तो मौजूदा स्थिति में थर्ड वेव की तैयारी के मद्देनजर हम कहां पर खड़े हैं? मेनका जी, मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि जो थर्ड वेव का तैयारी है ये माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी प्रायोरिटी में है। इसमें हम लोग 4 स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। एक स्ट्रैटेजी की जो हमारा सेकेंड वेव में बेड की संख्या थी उसका हम एग्जैक्टली डबल संख्या में बेड को तैयार करा रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड बेड हो, चाहे आपके वेंटिलेटर्स हो, चाहे हमारे जो है आईसीयू के बेड हो। सेकंड हमारा तैयारी ये है कि जो टेस्टिंग हम लोग कर रहे थे पहले, उस टेस्टिंग को डबल करना। पीक टाइम में जितना हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे कोविड का, तो हम नेक्स्ट जो है 1 हफ्ते 10 दिन में उसको डबल कर लेंगे और अभी हम लोगों ने कैपेसिटी बढ़ाना शुरू कर दिया है। अभी हमारा 35-40% कैपेसिटी इंक्रीज हो चुका है। थर्ड स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये बताया गया है कि बहुत सारे फीडबैक हम लोगों को भी है, शासन के स्तर पे भी है, जो थर्ड वेव आएगा हो सकता है कि वो बच्चों को भी अफेक्ट करे। तो उसके लिए एक हमें एडवांस में तैयारी करनी है मंडल स्तर पे हर जिले में। तो मंडल स्तर पे मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पेडियाट्रिक आईसीयू, जिसको हम पीकू कहते हैं शॉर्ट में, उसी तरह से 100 और जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो इसलिए मंडल मुख्यालय पे कानपुर नगर में 200 बेड का पीकू और बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट में 20 से 25 बेड का पीकू तैयार करने पे कार्रवाई की जा रही है। अभी हमारे पास 50 ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं और हमें उम्मीद है कि 15 दिन में हम लोग ये 200 का टारगेट पूरा करेंगे, ताकि हमें कहीं पे भी उस तरह का आ जाता है वेव तो बच्चों को ट्रीट करने में कठिनाई ना हो। राजशेखर जी, कल ही सीएम ने कानपुर मंडल का दौरा भी किया, क्या यहाँ पर सीएम की ओर से निर्देश रहे कल के दौरे के दौरान? हाँ, निर्देश यही है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी का 1 सप्ताह पहले वीसी हुआ था, उसमें उन्होंने थर्ड वेव की तैयारी के बारे में उन्होंने बिल्कुल इसको जिक्र किया था, डायरेक्शन भी दिए थे। कल भी उन्होंने इस चीज़ का समीक्षा की कि हम लोगों की क्या तैयारी किया है अब तक और आगे की क्या रणनीति है कि जो हम लोग थर्ड वेव को इफेक्टिवली हैंडल कर सके। तो ये एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है जो हम लोगों ने सेकंड वेव में एक्सपीरियंस किया है, जो कठिनाई सिर्फ यहीं पे नहीं बट हर जगह पे, हर जनपद में रही है और अन्य प्रदेशों में भी रही है, वो ऑक्सीजन की डिमांड है। क्योंकि अगर देखेंगे तो सामान्य टाइम में जो नॉन कोविड हॉस्पिटल का डिमांड होता है, कोविड के टाइम में कोविड पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए 4 से 5 गुना ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है। लेकिन हमारा सप्लाई सीमित होने की वजह से, संसाधन ट्रांसपोर्टेशन का सीमित होने की वजह से हमें अपने आप पे आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा। आने वाले भविष्य में जितने भी हॉस्पिटल है, चाहे सरकारी है निजी है, उनको अपने ऑक्सीजन की डिमांड को अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाकर उसी में पूर्ति करनी पड़ेगी, ताकि मिनिमम निर्भरता हम बाहर से रहे चीज़ों पर। इसके लिए देखेंगे तो कानपुर मंडल में 30 नए ऑक्सीजन। सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस समय अब आपके लिए, क्योंकि जाहिर तौर पर फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव में जो चीजें हुई उन पर आपने बड़ी ही अच्छी तरह से कंट्रोल किया और जो सब आपको अब आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है और जमीनी हकीकत भी वही है। ग्रामीण अंचलों की जब बात होती है तो गांव में जनसेवा केंद्रों पर वैक्सीनेशन करना है, टेस्टिंग भी प्रॉपर तरीके से हो, जिसका काम लगातार आपकी टीमें, निगरानी समितियां भी वहां पर कर रही हैं। ऐसे में काफी चुनौतियां भी उनके सामने आ रही हैं, तो उन चुनौतियों से कैसे आप निकट रहे हैं और वैक्सीनेशन किस तरीके से ग्रामीण अंचलों पर होगा? ये बिल्कुल सही है कि जैसा माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जून के प्रथम सप्ताह से एम्फेसिस पूरा वैक्सीनेशन पे रहेगा। जितना जल्दी और जितने ज़्यादा लोगों को हम लोग वैक्सीनेशन करा लेंगे, उतना हम जो है थर्ड वेव की इसके लिए हम उनको प्रोटेक्शन उपलब्ध करा पाएंगे इस चीज़ों पे। तो अब जो है बड़े पैमाने पे इस पे पूरा एम्फेसिस रहेगा। जैसा आपने कहा कि हमारा कॉमन सर्विस सेंटर से भी हम लोग बल्क में जो है रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसी तरह से इसके साथ साथ जो सेक्रेटरी है, जो वहाँ के लेखपाल है, वहाँ के जो प्रधान हैं, उनके भी अगर स्मार्टफोन है तो उस गांव के लोगों को उस स्मार्टफोन के माध्यम से भी फ्री में हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, बल्क में कराएंगे। और ये भी स्ट्रैटेजी है कि जहाँ पे 100 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं तो हम आने वाले दिनों में उसी गांव में कैंप कराएंगे वैक्सीनेशन का, ताकि उतने लोगों को चल के सीएससी पीएससी पे आने की जरूरत ना पड़े। जी ये बताइएगा राजशेखर जी, अगर हम कानपुर मंडल की बात करते हैं तो यहाँ पर शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों तरफ की चुनौतियां अलग होती है। खासकर शहरी क्षेत्र की बात करें तो चूंकि ये इंडस्ट्रियल हब है, बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना, तो उस पर लगाम लगाना वक्त रहते वो बड़ी चुनौती थी, या
ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करना कि वो अपना टेस्ट करवाएं, वक्त पर डॉक्टर से कंसल्ट करें, मेडिसिन ले और वैक्सीनेशन करवाएं, वो बड़ी चुनौती है। देखिए, दोनों चुनौतियां बराबर की थी इसमें। पहले क्योंकि सिटी होने की वजह से, सिटी में आप देखेंगे तो सिटी में जो उस तरह का स्ट्रेटा है जो अपने जल्दी समझ लेते हैं और उनके पास रिसोर्सेस है, वो लिमिटेड है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेस नहीं हैं, वो सरकारी सिस्टम पे निर्भर है ट्रीटमेंट के लिए, अवेयरनेस के लिए। क्योंकि जितने भी यहाँ पे लेबर क्लास है या जो बाहर से आके डेली यहाँ पे जो है मजदूरी करते हैं या अन्य काम करते हैं, फैक्ट्री में हो चाहे बिजनेस हाउस में हो, वो बहुत ज़्यादा तादाद में है। तो उनको भी हमें अवेयर करनी है, उनको भी सेव करनी है। और ग्रामीण क्षेत्र का प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि वो फैला हुआ है और वहाँ तक हमें हर घर तक पहुँचनी है, तो वहाँ पे हम लोगों ने निगरानी समितियों का मदद ली है। निगरानी समितियों को घर घर भेजकर वहाँ पे विजिट कराकर अगर कहीं सिम्टम आ रहा है तो तत्काल दवा दे रहे हैं। हम लोग मेडिसिन इसके लिए एंटीजन और आरटीपीसीआर के लिए वेट नहीं कर रहे हैं, इमीडिएटली दवा देके महत्वपूर्ण बात है कर रहे हैं कि लक्षण अगर कहीं पे आपने दवाइयां भी लोगों तक पहुंचाई हैं, अगले दिन ही बेड और ऑक्सीजन की सप्लाई भी सुचारू रूप से की है, बाकायदा हेल्पलाइंस आपने जारी की राजशेखर जी। और जाहिर तौर पर इन सभी पिछले वक्त में जो कठिन मेहनत आपके लोगों के द्वारा, आपकी टीम के द्वारा की गई है, न्यूज़ 18 भी लगातार उनको दिखाता रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी मुख्यमंत्री के दौरे में एक बात निकलकर सामने आई कि नगर निगम का जो बच्चों का अस्पताल था वो बंद पड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कल निर्देश दिए कि उस अस्पताल को जल्द चालू किया जाए ताकि हम तीसरी लहर से पहले उसको सुचारू रूप से चालू कर सकें। आप कब तक वो अस्पताल चालू होगा और किस किस तरह की सुविधाएं वहां पर देंगे? देखिए, ये जब कल माननीय मुख्यमंत्री आए थे तो यहाँ के जो मेयर मैडम हैं उन्होंने ये अनुरोध किया था कि एक नगर निगम का हॉस्पिटल है चाचा नेहरू अस्पताल के नाम से, जो बच्चों के लिए ट्रीटमेंट होता था, लेकिन ये पिछले 10-12 साल से ये बंद पड़ा हुआ है और वहाँ पे डॉक्टर्स और जो जितने इक्विपमेंट है न होने की वजह से उसको संचालित नहीं की जा रही है। अब इसमें हमारे पास 3 टाइप के चैलेंजेस है। एक तो कि हमें उस बिल्डिंग को ठीक करना है जो पुराना है। सेकंड है कि हमें मेडिकल इक्विपमेंट्स और जितने भी ये है वो सामग्री तैयार करनी है। थर्ड है कि डॉक्टर पैरामेडिक्स को हम लोगों को रिक्रूट करनी है उन चीज़ों पे। इसके लिए जो है कल ही हम लोगों का जो है फर्स्ट मीटिंग होने जा रहा है। इसमें हम लोग विजिट करने के बाद एक रूपरेखा तैयार करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि हम शीघ्र इस पर जो है करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ शासन से भी हमें मदद चाहिए और बाकी नगर निगम का जो है कार्यकारिणी से इसे हमें मदद चाहिए होगा। लेकिन हम लोग कोशिश ये रहेगा कि प्राथमिकता आधार पर इसको शीघ्र शुरू करें। जी, वक्त बहुत कम है, लेकिन एक सवाल और राजशेखर जी, अब जब ये व्यवस्थाएं बच्चों के लिए भी शुरू हो जाएंगी तो जिस तरीके से आपने ओवर बिलिंग को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर, ऑक्सीजन को लेकर एक कमांड कंट्रोल रूम बनाया है, तो क्या बच्चों के लिए भी एक अलग से हेल्पलाइन नंबर जारी की जाएगी कि अगर किसी पेरेंट्स को कोई परेशानी है बच्चे को लेकर तो वो तुरंत वही कांटेक्ट करे 4 जगहों पर जाने के बजाय? मेनका जी, जो हमारे ICCC है, ये नंबर जो है पूरे हमारे जनपद के सभी गांव में भी हम लोग उन्हें लिखवा रहे हैं पोस्टर से और वॉल पेंटिंग के माध्यम से। और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पिछले जो है 1 साल से चल रहा है उन चीज़ों, ये नंबर उनके पास है। यहाँ पे हम लोग अलग से सेल खोलेंगे कि जो बच्चों के संबंध में जो शिकायतें आएंगी या उनके परिवार से हो या हॉस्पिटल में जो बच्चे एडमिटेड है उनके यहाँ से अगर कोई शिकायत आ जाती है तो उसके लिए अलग से हम लोग जो है मॉनिटरिंग करने के लिए एक अलग से जो है सेल उसमें बनाएंगे जो जाहिर तौर पर ये जो कॉन्फिडेंस है आपका, ये बताता है कि आप तीसरी लहर को लेकर के किस तरीके से ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं ताकि हम सब मिलकर के इस तीसरी लहर का मुकाबला कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया राजशेखर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और न्यूज़ 18 पर बातचीत करने के लिए। तो लगातार तमाम मंडलों के कमिश्नर से मेनका हमने बातचीत की और इस बातचीत के जरिए हमने ये बताने की कोशिश की कि तमाम तरह की भ्रांतियां, तमाम तरह की जो बातें हैं उन पर आप भरोसा मत कीजिए। जमीनी हकीकत क्या है, किस तरीके से सरकार और तमाम अधिकारी आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको दवाएं और बाकी चीजें मुहैया करा रहे हैं, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं उनके बारे में बताया। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, सिस्टम उसे किस तरीके से कनेक्ट कर रहा है और हम तक पहुंचा रहा है सुविधा, इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए ताकि जब जरूरत पड़े तो उस मदद को हम हासिल कर सकें, हमारे जो दर्शक है वो हासिल कर सकें। ई कॉन्क्लेव में इस वक्त इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।